एक स्वर्गीय पूजनीय व्यक्ति असंख्य लोकों में एक पौराणिक अस्तित्व है। इतिहास में केवल वही सबसे बलवान व्यक्ति जो उस रहस्यमय क्षेत्र तक पहुंचता था, उसे ही स्वर्गीय पूज्य कहा जाता था। अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद प्रत्येक दिव्य पूज्य व्यक्ति असंख्य लोकों में लंबे समय तक नहीं रहता। वे कुछ हजार से लेकर 1 लाख वर्षों के बाद इतिहास की लंबी नदी में विलीन होकर लुप्त हो जाते हैं। असंख्य लोकों में खोज करने पर भी कोई दिव्य पूज्य नहीं मिल पाता। असंख्य लोगों के सभी जीवों में यही आम सहमति थी। लेकिन जिस ब्रह्मांड से अमर सारस आया था, वहाँ वास्तव में एक दिव्य पूज्य मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि यदि वह दिव्य पूज्य कोई कार्रवाई करे, तो असंख्य लोगों को बिना किसी संघर्ष या प्रतिरोध की गुंजाइश के उसके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए विवश होना पड़ेगा। एक स्वर्गीय पूज्य कितना शक्तिशाली होता है, किसी को भी इसका पता नहीं है। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने पर केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, प्राचीन काल से ही एक दिव्य पूज्य व्यक्ति अजेय होता है। बेशक स्थिति अभी उस हद तक खराब नहीं हुई थी। जिस ब्रह्मांड में अमरक्रेन का जन्म हुआ था, उसे अन्यतट ब्रह्मांड कहा जाता है, और उसके चारों ओर अनगिनत बड़े और छोटे ब्रह्मांड मौजूद हैं। वह विश्व ब्रह्मांड जहां आर्यन और अन्य लोग रहते हैं, उनमें से केवल एक बहुत ही अगोचर ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड की अपनी सुरक्षा के लिए एक सार्वभौमिक बाधा होती है। केवल कभी कभार बनने वाले छोटे छोटे छेदों के माध्यम से ही कोई प्रवेश कर सकता है। यदि कोई द्वार स्वतः नहीं खुलता, तो एक परम पूज्य भी दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर सकता। यह स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा है, आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति है। जिसने विश्व ब्रह्मांड में अंतर की खोज की, वह दूसरे किनारे के ब्रह्मांड का एक छोटा सा परिवार था, शंख परिवार। उन्होंने पूरी तरह से दुनिया के ब्रह्मांड को अपने परिवार के पिछवाड़े के बगीचे की तरह माना और गुप्त रूप से उस पर घात लगाकर उसे लूटने की तैयारी की। उन्होंने विश्व ब्रह्मांड के बारे में जानकारी न तो दी और न ही फैलाई। विश्व ब्रह्मांड अमर सारस। आर्यन ने चुपचाप अमर सारस का नाम बुदबुदाया। शंख परिवार के कुल 5 लोग 9 स्वर्ग लोक में घुसपैठ कर चुके थे। अमर सारस उनमें सबसे कमजोर था। उसके अलावा 9 स्वर्ग लोक में छिपे हुए शंख परिवार के अन्य सदस्य भी एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा 9 स्वर्ग लोक उन कई विश्व लोकों में से एक था जिनमें शंख परिवार ने घुसपैठ की थी। अमरक्रेन की स्मृतियों के अनुसार असंख्य लोकों में कम से कम सैकड़ों विश्व लोकों में शंख परिवार द्वारा घुसपैठ की जा चुकी थी। आर्यन ने धीरे से आह भरी। उंगली के एक इशारे से ही नीले रंग की ज्वाला की एक धारा नीचे बहने लगी। आग की लपटों ने पलक झपकते ही अमरक्रेन के शव को अपनी चपेट में ले लिया और उसे जलाकर राख कर दिया। हालांकि दूसरे छोर के ब्रह्मांड से आए ये लोग खतरनाक थे। उनके पास ऐसे संसाधन भी थे जो दुनिया ब्रह्मांड के कृषकों के पास नहीं थे। उदाहरण के लिए वह बीज या वह जर्जर छोटी भट्टी और वह खूबसूरत छोटी बोतल। ये चीजें अन्य तट ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्ति केंद्रों द्वारा किए गए शोध की विशेषताएं थीं। इन्हें आंतरिक जादुई कलाकृतियां कहा जाता था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये शरीर के अंदर रखी गई जादुई कलाकृतियां हैं। इनका कोई आक्रामक या रक्षात्मक प्रभाव नहीं होता, लेकिन ये मेजबान की आत्मा शक्ति, सच्ची ऊर्जा, रक्तसार और अन्य मूलभूत मार्शल आर्ट पदार्थों को लगातार शुद्ध कर सकते हैं। एक अद्वितीय प्रतिभा को गढ़ने के लिए एक ही आंतरिक जादुई कलाकृति पर्याप्त है। हालांकि हर साधक के पास आंतरिक जादुई कलाकृति नहीं हो सकती। अमरक्रेन जैसे लोगों को केवल एक आंतरिक जादुई कलाकृति प्रदान की गई थी क्योंकि वे विश्व ब्रह्मांड में एक मिशन को पूरा करने के लिए आ रहे थे।
आंतरिक जादुई कलाकृतियों को उनकी गुणवत्ता और श्रेणी के आधार पर ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, किंग और सुप्रीम रैंक में विभाजित किया गया है। अमर क्रेन के शरीर के अंदर स्थित छोटी भट्टी ब्लैक आयरन रैंक की थी। आंतरिक जादुई कलाकृति जो सबसे निम्न श्रेणी की थी, और उसकी अंगूठी में मौजूद उत्तम छोटी प्राचीन मिट्टी की बोतल भी उसी श्रेणी की थी। ये दोनों आंतरिक जादुई कलाकृतियां अमर क्रेन के पास मौजूद दो सबसे मूल्यवान वस्तुएं कही जा सकती हैं। इनके अलावा ओरिजिन पावर सीड्स का वह छोटा सा कपड़े का थैला भी था। ओरिजिन पावर सीड्स को, जैसा कि इमॉर्टल क्रेन ने दावा किया था, पुराने अयस्क के कच्चे पत्थरों से नहीं निकाला गया था। ये सहायक साधना के लिए ऐसे खजाने थे जिन्हें वह दूसरे तट के ब्रह्मांड से लाया था। उत्पत्ति शक्ति के बीज स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, उसे परिष्कृत कर सकते हैं और फिर जीवन ऊर्जा फल उत्पन्न कर सकते हैं। प्रत्येक जीवन ऊर्जा फल में भारी मात्रा में मूल ऊर्जा शामिल होती है। ओरिजिन ऊर्जा एक ऐसा पदार्थ है जो आध्यात्मिक ऊर्जा और अमर ऊर्जा के बीच मौजूद है। इसे परिष्कृत और अवशोषित करने से क्षेत्र में तेजी से प्रगति में सहायता मिल सकती है। रोटेशन दायरे में साधना करने वालों के लिए कम सांद्रता वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का साधना में सहायता करने पर पहले से ही नगण्य प्रभाव होता है, और अमरता का स्तर उनके लिए अवशोषित करने के लिए बहुत अधिक है। केवल ओरिजिन ऊर्जा, जो अमर ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच स्थित है, ही घूर्णन क्षेत्र, यिन्यांग क्षेत्र और यहाँ तक कि पृथ्वी भेदन क्षेत्र में साधना करने वालों को तीव्र सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। संत स्तर पर मौजूद लोगों की बात करें तो उन्होंने पहले ही आकाशीय हवाओं और सांसारिक बुराइयों के साथ साथ विश्व शक्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है, और अब उन्हें ओरिजिन ऊर्जा या आध्यात्मिक ऊर्जा जैसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ओरिजिन एनर्जी की अवधारणा भी आकृति विश्व ब्रह्मांड में मौजूद है। हालांकि कुछ विशिष्ट स्थानों में उत्पादित होने के अलावा ओरिजिन ऊर्जा को एकत्रित या बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं किया जा सकता है। नीलामी में ओरिजिन ऊर्जा को विस्प्स की इकाइयों में मापा जाता है। यह विशेष रूप से रोटेशन दायरे या यिन्यांग दायरे में फंसे लोगों को बेचा जाता है जो एक निश्चित अड़चन में फंस गए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओरिजिन पावर सीड ओरिजिन ऊर्जा के कृत्रिम सामूहिक उत्पादन के समतुल्य है। यदि इस विधि को लोकप्रिय बनाया जा सके तो रोटेशन क्षेत्र और यिन्यांग क्षेत्र के शक्तिशाली विशेषज्ञ बिजली की गति से प्रगति करेंगे। हालांकि ओरिजिन पावर सीड्स की बुवाई में अभी भी एक बड़ी समस्या है, यानी इस प्रकार का पौधा अविश्वसनीय रूप से अत्यधिक ऊर्जा की खपत करता है। एक बीज को अंकुरित करने के लिए जीवन के सार की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। यह घाटी मूल रूप से हरी भरी वनस्पतियों से भरी और जीवन से परिपूर्ण थी। अमर सारस ने अपने हाथ में मौजूद उत्पत्ति शक्ति के बीज को अंकुरित करने के लिए इस घाटी की सारी जीवन शक्ति सोख ली, लेकिन अंत में जीवन शक्ति की मात्रा फिर भी पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए अमर सारस ने आर्यन में रुचि दिखाई और उत्पत्ति शक्ति के बीज को अंकुरित करने के लिए उसके जीवन मंत्रों का उपयोग करना चाहा। एक अकेला बीज पूरे घाटी की सारी जीवन शक्ति को सोख सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर आर्यन को भी काफी झटका लगा। अमर सारस ने इससे पहले कभी इस उत्पत्ति शक्ति के बीज की खेती नहीं की थी, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि ओरिजिन ऊर्जा वृक्ष उगाने के लिए जीवन के कितने सार की आवश्यकता होगी। आर्यन ने अस्थायी रूप से ओरिजिन पावर सीड को जमीन में गाड़ दिया। फिर उसने एक जीवन प्रकार का मंत्र किया जिससे जीवन के सार की एक निरंतर धारा को मूल शक्ति बीज में प्रवाहित किया गया। उत्पत्ति शक्ति का बीज एक लालची शिशु की तरह था जो अपना मुंह खोलकर आर्यन की उंगलियों से बहने वाले जीवन के सार को बेतहाशा चूस रहा था।
कुछ ही क्षणों बाद आर्यन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने जीवन के सार के संचार को जबरदस्ती रोक दिया। धिक्कार है। ये कोई बीज है या लालची ब्लैक होल? मैंने अभी जो जीवन का सार समाहित किया है वह स्वर्ग और पृथ्वी लोक के साधक के संपूर्ण जीवन सार के बराबर है। ये मुर्दों को भी जीवित कर सकता है और हड्डियों पर मांस उगा सकता है, यहाँ तक कि एक बुरी तरह घायल व्यक्ति जिसकी केवल एक सांस बची हो, इतना जीवन सार अवशोषित करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आर्यन इस ओरिजिन पावर सीड की भूख देखकर दंग रह गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह घाटी की सारी जीवन शक्ति को खत्म कर सकता है। जीवन फल जो रोटेशन दायरे और यिन-यांग दायरे के विशेषज्ञों को लाभ पहुंचा सकते थे, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुए। आर्यन को इस बात का एहसास हुआ। उसने अपने हाथ में मौजूद ओरिजिन पावर सीड पर एक बार फिर नजर डाली, जिसमें जड़ पकड़ने या अंकुरित होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसने कोशिश करना बंद कर दिया। कुछ समय मिलने पर उसे शंख परिवार के शेष 4 जासूसों का पता लगाने पर विचार करना चाहिए। शंख परिवार के वे चारों जासूस अमर क्रेन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उनकी संपत्ति भी कहीं अधिक थी। उनके हाथों में तैयार जीवन ऊर्जा फल भी थे। इनका उपयोग शक्ति बढ़ाने और अपने क्षेत्र को ऊंचा करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा अमर क्रेन की यादों के अनुसार उन चारों के पास ऐसे संसाधन थे जो बस मौजूद नहीं थे दुनिया ब्रह्मांड। उदाहरण के लिए गोल्डन ड्रैगन ब्लड, इसकी एक बूंद का सेवन करने से व्यक्ति गोल्डन ड्रैगन में परिवर्तित हो सकता है और एक ही विचार से गोल्डन ड्रैगन प्रोटेक्टर को बुलाकर शक्तिशाली शत्रुओं को खदेड़ सकता है। इसके अलावा 5 बर्ड्स फैन भी था, जिसका प्रभाव प्लांटैन फैन के समान था। पंखे के एक ही झटके से तेज हवाएं चलने लगती थीं और यहाँ तक कि एक संत भी उड़ सकता था। इस प्रकार की जादुई कलाकृति क्षेत्र भेदों को नजरअंदाज करती थी। पंचपक्षी पंखा धारण करने पर स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र का साधक भी एक संत को नुकसान पहुंचा सकता था। यह बिल्कुल स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाला उपाय था। यह शंख परिवार के उन सदस्यों के लिए तुरुप का पत्ता भी था जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड में घुसपैठ की थी। आर्यन ईस्टर्न फ्लोटिंग लौट आया और ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे पिछली घटनाएं कभी घटी ही न हो। हालांकि इमोर्टल क्रेन ईस्टर्न फ्लोटिंग के एक संप्रदाय के वरिष्ठ प्रबंधक थे, लेकिन उनकी स्थिति वास्तव में एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य से थोड़ी हीन थी। रोटेशन दायरे में कदम रखते ही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के पद पर पदोन्नत हो जाता है। हालांकि यदि कोई आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बहुत बूढ़ा हो जाता था या मानता था कि उसके पास सफलता प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं है, तो वह स्वतः ही संप्रदाय का वरिष्ठ प्रबंधक बनने के लिए स्थानांतरित हो सकता था। संप्रदाय के वरिष्ठ प्रबंधक पूर्वी फ्लोटिंग में मध्यस्तरीय प्रबंधक होते हैं। हालांकि उनके हाथों में वास्तविक शक्ति होती है और वे यूटिलिटी और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल के भीतर अधिक साधना संसाधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। जहां तक आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का सवाल है, उनका अधिकार संप्रदाय के वरिष्ठ प्रबंधक की तुलना में थोड़ा छोटा लग सकता है। लेकिन शायद एक दिन एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य अपने क्षेत्र को पार कर जाएगा और यिन-यांग क्षेत्र का विशेषज्ञ बन जाएगा, एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचकर पूर्वी प्रवाह का एक सच्चा बुजुर्ग या मूल शिष्य बन जाएगा। ईस्टर्न फ्लोटिंग को वास्तव में संप्रदाय के वरिष्ठ प्रबंधकों की ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार उनकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी या उन्होंने खुद से हार मान ली थी और अपने भविष्य को त्याग दिया था। यदि कोई संप्रदाय का वरिष्ठ प्रबंधक गायब हो जाता है तो वे बस गायब हो जाते हैं। अगर उन्हें कुछ महीनों या 1 साल तक नहीं देखा गया, उस पद को भरने के लिए किसी और को लाया जाएगा।
लेकिन अगर कोई आंतरिक संप्रदाय का शिष्य गायब हो जाता है तो यह स्कूल के उच्चस्तरीय सदस्यों का वास्तविक ध्यान आकर्षित करेगा। आर्यन औषधीय खेतों में लौट आया। जिस औषधीय क्षेत्र की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी वह कुल मिलाकर 50 म्यू का द्वितीय श्रेणी का आध्यात्मिक भूभाग था। द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक भूमि को अन्य आध्यात्मिक भूमियों की तुलना में अपेक्षाकृत बंजर माना जाता है। सामान्यतः विद्यालय में अभी प्रवेश करने वाले व्यावहारिक शिष्य अभ्यास के लिए द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक भूमि का उपयोग करते हैं। यदि आध्यात्मिक भूमि का स्तर बहुत ऊंचा हो और उसमें अच्छी तरह से बुवाई न की जाए तो यह व्यर्थ होगा। आर्यन इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। इस साल आपको 500 ग्रेड 2 स्पिरिट मेडिसिन मूनरेड फ्लावर उगाने हैं। अगर फूल ज्यादा हो तो आप उन्हें स्कूल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले दे सकते हैं या फिर उन्हें ईस्टर्न फ्लोटिंग की दुकानों में बेचने के लिए अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर तय समय सीमा आ जाए और आप फूल नहीं दे पाएं तो ईस्टर्न फ्लोटिंग से निकाल दिए जाने के लिए तैयार रहें। ईस्टर्न फ्लोटिंग में आर्यन का सुपरवाइजर हरे रंग के कपड़े पहने एक दुबला-पतला आदमी था जो बांस के खंभे की तरह पतला था। उसका चेहरा झुलसा हुआ काला था और वह लोगों को तिरछी नजरों से देखता था, मानो आर्यन सीधे उसकी ओर देखने के योग्य ही न हो। आर्यन को इस सुपरवाइजर से असंतुष्टि महसूस होना लाजमी था। हम सब यूटिलिटी डिसाइपल्स हैं, तुम तो यहाँ कुछ साल ज्यादा रहे हो, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? आर्यन ने मन ही मन सोचा और ऐसा लग रहा था कि उस सुपरवाइजर ने आर्यन के विचारों को भांप लिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ और तुम्हारे दिल में असंतुलन पैदा कर रहा हूँ? क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ कितने सालों से हूँ? सुपरवाइजर आर्यन के पास गया और उसने 3 उंगलियां दिखाईं। 3 साल। अगर मैं अपने हाथ में सौंपे गए कार्य को पूरा कर लेता हूं और इस साल की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर लेता हूं तो मुझे केंद्रित संसाधन साधना प्राप्त होगी और मैं स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र स्तर के लिए अर्हता प्राप्त करने के योग्य हो जाऊंगा और एक सम्मानित बाह्य संप्रदाय का शिष्य बन जाऊंगा। आपको यह जानना चाहिए कि यद्यपि आप अब एक यूटिलिटी शिष्य हैं, पूर्वी फ्लोटिंग में यूटिलिटी हमेशा केवल एक घरेलू काम करने वाला होता है, उसे रूढ़िवादी पूर्वी फ्लोटिंग नहीं माना जाता है। आप शिष्य हैं और आपको कभी भी निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन एक बार जब आप बाह्य संप्रदाय के शिष्य बन जाते हैं तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। बाह्य संप्रदाय के शिष्य को पूर्वी फ्लोटिंग द्वारा विभिन्न पहलुओं में मान्यता प्राप्त हो चुकी होती है, भले ही वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनने में सफल न हो। पूर्वी फ्लोटिंग में उनका जीवन चिंता मुक्त रहेगा। यह सुपरवाइजर खुद से ही बातें कर रहा था। आर्यन की नजरों में वह एक टिपिकल ड्रामा क्वीन था। क्या अगले 3 वर्षों में मैं भी बाह्य संप्रदाय का शिष्य बनने में सक्षम नहीं हो जाऊंगा? आर्यन अब भी थोड़ा अनिच्छुक था। सुपरवाइजर ने आर्यन की ओर तिरछी नजर से देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, 3 साल और? कहना आसान है, करना मुश्किल। क्या तुम्हें पता है कि ईस्टर्न फ्लोटिंग में यूटिलिटी डिसाइपल्स के लिए 3 साल का ट्रायल हर साल कठिन होता जा रहा है? दूसरे साल के मूल्यांकन में 80% यूटिलिटी डिसाइपल्स बाहर हो जाते हैं और जो लोग तीसरे साल के मूल्यांकन में सफल हो पाते हैं वे सभी यूटिलिटी डिसाइपल्स के 5% से भी कम होते हैं। इसके अलावा मूल्यांकन कार्यों के अलावा कई बाहरी कारक भी होंगे जो यह प्रभावित करेंगे कि तुम मूल्यांकन पास कर पाओगे या नहीं। पर्यवेक्षक के शब्द थोड़े अस्पष्ट थे, लेकिन आर्यन को पहले से ही कुछ गड़बड़ होने का हल्का सा आभास हो गया था। अन्य बाहरी ताकतें, वाह कितना दिलचस्प है। आर्यन ने निरीक्षक की ओर देखा। बाकी सब बातों को छोड़ दें तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मून रेड फ्लावर्स लगाऊं तो कम से कम आपको मुझे 20 तो देने ही होंगे।
आर्यन ने ओवरसियर से सवाल किया। उसका लहजा अब भी अपमानजनक था। एक मून रेड फ्लावर के बीज की कीमत 3 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर है। 500 मून रेड फ्लावर के बीजों की कीमत 1500 आत्मिक पत्थर है। हालांकि मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको अधिक बीज खरीदने की सलाह देता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक पौधों में पारंगत कोई अनुभवी व्यक्ति भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इन मून रेड फ्लावर को रोपते समय एक भी पौधा नहीं मरेगा। ओवरसियर ने आर्यन की ओर देखते हुए तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। अगर यह आदमी थोड़ा और विनम्र होता तो वह आर्यन को छूट देने पर विचार करता, लेकिन चूंकि आर्यन ने इतनी कठोर भाषा का प्रयोग किया और एक वरिष्ठ के रूप में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, इसलिए उनकी किस्मत खराब थी। सब कुछ मूल कीमत पर ही मिलेगा। 1500 आत्मिक पत्थर एक उपयोगितावादी शिष्य के लिए कोई छोटी संपत्ति नहीं थी, लेकिन परंपरा के अनुसार एक चतुर गृहिणी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। आर्यन को यूटिलिटी डिसाइपल का कार्य पूरा करने के लिए उससे मून रेड फ्लावर के बीज खरीदने की आवश्यकता थी। क्या मुझे बोने के लिए आपसे बीज खरीदने होंगे? क्या यही ईस्टर्न फ्लोटिंग का नियम है? आर्यन पूरी तरह से अचंभित रह गया। यह किस तरह की नौकरी थी? शोषण का स्तर तो झो बापी से भी बदतर था। प्राचीन जमींदारों को भी झुकना पड़ता। नहीं, स्कूल मुझे बीज मुफ्त में देता है, लेकिन एक ओवरसियर होने के नाते मुझे कुछ लाभ क्यों नहीं मिलेंगे? यह बहुस्तरीय पेशकश ईस्टर्न फ्लोटिंग का नियम है। निरीक्षक ने धार्मिक आक्रोश के साथ बात की, मानो वह पूरी गंभीरता से मार्क्सवाद की घोषणा कर रहा हो। क्या आप खुलेआम मुझसे जबरन वसूली कर रहे हैं? आर्यन ने धार्मिक भाव से भरे चेहरे के साथ निरीक्षक की ओर देखा। जबरन वसूली? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपको पूर्वी फ्लोटिंग में जीवित रहने का तरीका सिखा रहा हूं। पर्यवेक्षक के शब्द थोड़े अस्पष्ट थे, लेकिन आर्यन को पहले से ही कुछ गड़बड़ होने का हल्का सा आभास हो गया था। अन्य बाहरी ताकतें, वाह कितना दिलचस्प है। आर्यन ने निरीक्षक की ओर देखा। बाकी सब बातों को छोड़ दें तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मून रेड फ्लावर्स लगाऊं तो कम से कम आपको मुझे बीज तो देने ही होंगे। आर्यन ने ओवरसियर से सवाल किया। उसका लहजा अब भी अपमानजनक था। एक मून रेड फ्लावर के बीज की कीमत 3 निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर है। 500 मून रेड फ्लावर के बीजों की कीमत 1500 आत्मिक पत्थर है। हालांकि मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको अधिक बीज खरीदने की सलाह देता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक पौधों में पारंगत कोई अनुभवी व्यक्ति भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इन मून रेड फ्लावर को रोपते समय एक भी पौधा नहीं मरेगा। ओवरसियर ने आर्यन की ओर देखते हुए तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। अगर यह आदमी थोड़ा और विनम्र होता तो वह आर्यन को छूट देने पर विचार करता, लेकिन चूंकि आर्यन ने इतनी कठोर भाषा का प्रयोग किया और एक वरिष्ठ के रूप में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, इसलिए उनकी किस्मत खराब थी। सब कुछ मूल कीमत पर ही मिलेगा। 1500 आत्मिक पत्थर एक उपयोगितावादी शिष्य के लिए कोई छोटी संपत्ति नहीं थी, लेकिन परंपरा के अनुसार एक चतुर गृहिणी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। आर्यन को यूटिलिटी डिसाइपल का कार्य पूरा करने के लिए उससे मून रेड फ्लावर के बीज खरीदने की आवश्यकता थी। क्या मुझे बोने के लिए आपसे बीज खरीदने होंगे? क्या यही ईस्टर्न फ्लोटिंग का नियम है? आर्यन पूरी तरह से अचंभित रह गया। यह किस तरह की नौकरी थी? शोषण का स्तर तो झो बापी से भी बदतर था। प्राचीन जमींदारों को भी झुकना पड़ता। नहीं, स्कूल मुझे बीज मुफ्त में देता है, लेकिन एक ओवरसियर होने के नाते मुझे कुछ लाभ क्यों नहीं मिलेंगे?
यह बहुस्तरीय पेशकश ईस्टर्न फ्लोटिंग का नियम है। निरीक्षक ने धार्मिक आक्रोश के साथ बात की, मानो वह पूरी गंभीरता से मार्क्सवाद की घोषणा कर रहा हो। क्या आप खुलेआम मुझसे जबरन वसूली कर रहे हैं? आर्यन ने धार्मिक भाव से भरे चेहरे के साथ निरीक्षक की ओर देखा। जबरन वसूली? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपको पूर्वी फ्लोटिंग में जीवित रहने का तरीका सिखा रहा हूं। अपने बड़ों का सम्मान करो। निरीक्षक ने आर्यन की ओर शरारती भाव से देखा। एक समय की बात है, उसे भी इसी तरह सताया गया था। भाग्य का पहिया घूमता है और बहू आखिरकार सास बन जाती है। अंत में उसे भी दूसरों का कत्ल करने का एक दिन मिल ही गया। मैं आपको अपने शब्दों को फिर से कहने का एक और मौका दूंगा। आर्यन ने शांत भाव से अपने थैले से एक चौड़ी तलवार निकाली, जो दरवाजे के पैनल जितनी मोटी और चौड़ी थी। वह तलवार कम से कम कई 100 किलोग्राम की थी, लेकिन आर्यन के हाथ में वह किसी बच्चे के खिलौने जैसी थी। धिक्कार है! तुमने मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे लिए पैसा मेरी जान से ज्यादा कीमती है? आर्यन मन ही मन दहाड़ा। मेरा सिर धड़ से अलग हो सकता है, खून बह सकता है, लेकिन आत्मिक पत्थर कभी नष्ट नहीं हो सकते। निरीक्षक के माथे पर पसीने की एक पतली परत जमी हुई थी। यह नवागंतुक कहाँ से आया है? यह इतना उग्र क्यों है? निरीक्षक ने चौड़ी तलवार की ओर इशारा करते हुए एक गहरी सांस ली। आर्यन ने एक फटा हुआ कपड़ा निकाला और धीरे धीरे उस पर जमी धूल को पोंछा। आर्यन, ये नियम हैं। नए लोगों को नए लोगों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी ओवरसियर ने अपना अधिकार स्थापित करने पर जोर दिया। दोबारा कहना। आर्यन को सबसे ज्यादा नफरत ऐसे कुत्ते जैसे लोगों से थी जो बकवास को सच बताकर और बड़े ही धार्मिक आक्रोश के साथ बोलते थे। भूश! आर्यन के हाथ में दरवाजे के पैनल जैसी दिखने वाली चौड़ी तलवार पहले से ही ओवरसियर की गर्दन पर टिकी हुई थी। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर्यवेक्षक ने हाथ बढ़ाया और आर्यन की तलवार पकड़े हुए कलाई को पकड़ना चाहा। हालांकि जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, आर्यन की कलाई को छूने से पहले ही आर्यन के दूसरे हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिससे वह जरा भी हिल नहीं सका। क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति की ताकत है जो बाह्य संप्रदाय का शिष्य बनने वाला है? मेरी राय में यह कोई खास बात नहीं है। आर्यन ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली। उसका चेहरा गंभीर था, पहले वाली चंचल मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं थी। उन्होंने ओवरसियर को एक मौका दिया था। दुर्भाग्यवश उन्होंने इसे महत्व नहीं दिया। कोई पछतावा नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। आर्यन, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मैं तुम्हारा निरीक्षक हूं। तुम मुझे मार नहीं सकते। निरीक्षक का चेहरा बदल गया। क्यों? दूसरे लोग नवागंतुकों को क्यों शिक्षित करते थे और फिर भी नवागंतुक हमेशा आज्ञाकारी होकर उनकी चापलूसी करते थे। लेकिन जब उन्होंने एक नवागंतुक को अनुशासित किया तो उन्हें एक सख्त चुनौती का सामना करना पड़ा। तुम्हें मार नहीं सकता। मुझे एक कारण बताओ। आर्यन की विशाल तलवार ने ओवरसियर के चेहरे को हल्के से छुआ। तलवार की धार बेहद ठंडी थी। निरीक्षक को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी का एक बड़ा बर्तन उंडेल दिया हो। क्योंकि यह ईस्टर्न फ्लोटिंग है और स्कूल के नियमों के अनुसार किसी को मारने पर अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। निरीक्षक हकलाया, उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। मैं इस कारण को स्वीकार नहीं करता। आर्यन की आंखों में हत्या करने की मंशा की झलक दिखाई दी। जानते हो, मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें नापसंद हैं।
एक तो जब दूसरे मुझसे जबरन वसूली करते हैं और पैसे मांगते हैं, और दूसरी जब दूसरे मुझे धमकाने की हिम्मत करते हैं। दुर्भाग्य से तुमने दोनों ही काम कर दिए हैं। बताओ, क्या मैं तुम्हें मार डालूं? या फिर निरीक्षक ने कुछ और कहना चाहकर अपना मुंह खोला। आर्यन की तलवार पहले ही नीचे आ चुकी थी और उसने ओवरसियर की जान ले ली थी। उसका सिर लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। खून झरने की तरह फूट निकला। आर्यन ने ओवरसियर के शव को देखा। उसके हृदय में व्याप्त हिंसा धीरे धीरे शांत हो गई। मुझमें क्या खराबी है? मैं आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हालांकि इस ओवरसियर की गलती थी, लेकिन उसका अपराध मौत की सजा के लायक नहीं था। आर्यन का दिमाग बिल्कुल साफ था। जैसे ही ओवरसियर गिरा, उसकी आंखों में दिख रही हत्या की मंशा धीरे धीरे कम होती गई। उसने आकाश की ओर देखा, जहां एक धुंधली धूसर रोशनी छाई हुई थी। मैं समझ गया। यह 9 स्वर्ग लोक दानव जाति की शक्ति से दूषित हो गया है। हवा में राक्षसी स्वभाव की झलक है। जो भी इस दुनिया में कदम रखेगा, वह शैतानी शक्ति से संक्रमित हो जाएगा और फिर पागल और रक्तपिपासु बन जाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत किया। हालांकि एक ओवरसियर को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आर्यन अपनी भावनाओं द्वारा नियंत्रित एक युद्ध कठपुतली नहीं बनना चाहता था। आर्यन ने अगले कुछ दिनों तक अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का फैसला किया। जहां तक ओवरसियर के शव की बात है, वह उसे ठिकाने लगा देगा। पर्यवेक्षक, हालांकि खुद को एक पुराना सहायक शिष्य बता रहा था जो बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनने की कगार पर था, अंततः उसने वह महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया था। यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वह मर गया। अगर संक्षिप्त जांच से कोई नतीजा नहीं निकलता, तो ईस्टर्न फ्लोटिंग शायद सच्चाई का पता लगाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि लोग निर्दयी थे, बल्कि ओवरसियर खुद को बहुत बड़ा समझता था। अगर उसे बाह्य संप्रदाय के शिष्य के पद पर पदोन्नत भी कर दिया जाता, तो इससे क्या फर्क पड़ता? क्रेन इमॉर्टल, जिसकी सार्वजनिक पहचान पूर्वी फ्लोटिंग के एक एल्डर के रूप में थी, क्या उसे भी आर्यन ने ही नहीं मारा था? उसने ओवरसियर के शव की तलाशी ली। इसके अलावा और कुछ खास नहीं था, लेकिन 3 निम्न श्रेणी के थे। ईस्टर्न फ्लोटिंग द्वारा निर्मित पिलफरनेस और लाखों विभिन्न प्रकार के स्पिरिट सीड्स। स्पिरिट प्लांटर्स आखिरकार अपना पूरा जीवन खेतीबाड़ी करके नहीं बिता सकते थे। कुछ वर्षों के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से औषधीय गोलियों से निपटना पड़ेगा। एक बार जब वे औषधीय गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेंगे, तो स्पिरिट प्लांटर की स्थिति में अनिवार्य रूप से तेजी से उन्नति होगी। आखिरकार एक कीमियागर और एक स्पिरिट प्लांटर का महत्व बिल्कुल भी एक समान नहीं था। इस ओवरसियर के पास 3 पिल फर्नेस होना उचित था। कीमियागरी में भट्टियों का विस्फोट होना आम बात थी। भट्टी में छोटे मोटे विस्फोट होना ठीक था, ज्यादा से ज्यादा बस गोली बनाने वाली भट्टी को बदल दिया जाता था। यदि भट्टी में बड़ा विस्फोट हो जाए, तो रसायन शास्त्री भी आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखरने से पीड़ित हो सकता है और राख में परिवर्तित हो सकता है। किसने कहा कि खेती करना आसान और चिंतामुक्त काम है? जोखिम का स्तर बेहद उच्च था, शायद इराक के युद्ध क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति से लाइव रिपोर्टिंग करने से कम नहीं। अपने शरीर का पोषण करो, अपने मन का पोषण करो। आर्यन ने गहरी सांस ली। फिर उसने 500 मून रेड फ्लावर के बीज बोए और उन्हें स्पिरिट फील्ड में दबा दिया। पौधरोपण भी एक कुशल कार्य था, लेकिन जीवन के सच्चे शास्त्र को आधार बनाकर जीवन मंत्र जैसा सरल, अपरिष्कृत और शक्तिशाली कोई कौशल नहीं था। हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी।
आर्यन ने हाथ के एक इशारे से मौसम बदल दिया और बादलों को बारिश में बदल दिया। हल्की फुहारों के बीच जीवन की एक धुंधली सी आभा थी। इस बार आर्यन ने फूलों को सीधे पकाने की तैयारी नहीं की, बल्कि धीरे धीरे इन चंद्रलाल फूलों का पालन पोषण किया। फूल लगाना और पौधों की देखभाल करना हृदय को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका था। आर्यन के हाथ में पुष्प और लकड़ी का सूत्र था और लेखक का नाम देखकर आर्यन को थोड़ी असहजता महसूस हुई। मुलान, क्या यह वही टॉमबॉय नहीं था जिसका किरदार ब्रदर चुन्ने लेजेंड्स में निभाया था? उन्होंने फूल और पौधे लगाना कैसे शुरू किया? यह पुष्प और लकड़ी सूत्र सर्वव्यापी था, जिसमें आध्यात्मिक पौधों के लिए कई रोपण तकनीकें और प्रचार मार्ग शामिल थे। बिल्कुल सही, पदोन्नति के रास्ते। पर्यावरण और खेती के तरीकों के आधार पर स्पिरिट प्लांट्स में एक निश्चित सीमा तक उत्परिवर्तन और विकास की संभावना होती है। मून रेड फ्लावर, जो शुरू में दूसरी श्रेणी का पौधा था, अगर इसकी खेती की जाए तो कई पीढ़ियों के बाद इसे तीसरी श्रेणी के क्रिम्सन मून फ्लावर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। क्रिम्सन मून फ्लावर, इसका रंग आग जैसा है। इसके सेवन से नाड़ियों में जलन होगी और उनमें मौजूद अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। क्रिम्सन मून फ्लावर के आगे प्रचार से चौथी कक्षा स्वप्न ऑर्किड प्राप्त होगी। जेड स्वप्न ऑर्किड एक शांत गुण विशेषता के साथ आत्मा का पोषण करता है, मन को शांति देता है और दांव की रक्षा करता है। क्रिम्सन मून फ्लावर्स अभी भी कभी कभार बाजार में दिखाई देते थे। हालांकि जेड स्वप्न ऑर्किड आत्मा से संबंधित एक औषधीय जड़ी बूटी थी। एक बार जब यह सामने आ जाता था तो आमतौर पर इसे विभिन्न परिवार तुरंत खरीद देते थे। इसके अलावा चौथी श्रेणी की स्पिरिट मेडिसिन स्वाभाविक रूप से दुर्लभ थी और यह विशेष रूप से रोटेशन दायरे के शक्तिशाली लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। जेड स्वप्न ऑर्किड के ऊपर क्या था? किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। वास्तव में क्या कोई जेड स्वप्न ऑर्किड भी उगा सकता है, यह अज्ञात था। किसने कहा कि खेती का कोई भविष्य नहीं है? अगर आप स्पिरिट प्लांट की दुनिया के युआन लोंगपिंग बन सकते हैं, तो भी आप अविश्वसनीय रूप से अद्भुत और शानदार हो सकते हैं। आर्यन की योजना हर 3 दिन में एक पीढ़ी उत्पन्न करने की थी। वह देखेगा कि क्या वह इन 100 दिनों के भीतर स्वप्न ऑर्किड उगा सकता है। शंख परिवार के उन 4 जासूसों की बात करें तो वे निश्चित रूप से उसे ढूंढने आएंगे। उन्हें जल्द ही क्रेन इमॉर्टल की मृत्यु का पता चल जाएगा और आर्यन द्वारा छोड़े गए सुरागों के आधार पर वे उसका पता लगाने में सक्षम होंगे। इस क्षेत्र में आर्यन ने उनके आगमन की प्रतीक्षा में पहले से ही एक शक्तिशाली मारक क्षमता स्थापित कर रखी थी। शंख परिवार के 4 जासूसों को खत्म करके आर्यन निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। हम 3 दिनों में इन फूलों के पकने का इंतजार करते हुए, वैसे भी जब वह खाली बैठा है तो क्यों न वह रसायन विद्या का प्रयास कर ले। क्या उस दिन उसके पास 9वीं बारी का अमृत नामक एक गुप्त तकनीक नहीं थी? वह कोशिश करके देखेगा, शायद कोई चमत्कार हो जाए। आर्यन ने रसायन विद्या की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सबसे बुनियादी औषधीय गोलियों का प्रयोग किया। क्योंकि दवा की गोली जितनी सरल होगी, उसे नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा। ड्रैगन टाइगर गोली, यह प्रतिष्ठित और असाधारण प्रतीत होता था। हालांकि आर्यन की राय में यह एक शक्तिशाली टॉनिक गोली के समान ही कुछ था। ड्रैगन टाइगर पिल, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक ही गोली का सेवन कर सकता है। इससे शारीरिक शक्ति में 500 किलोग्राम तक की वृद्धि हो सकती है। सामान्यतः जब कुल के शिष्य सहज ज्ञान स्तर तक पहुंच जाते थे तो कुल के वरिष्ठ सदस्य उनके आधारभूत गुणों को सुदृढ़ करने के लिए एक खरीद कर देते थे। आखिरकार यह चीज महंगी नहीं थी। एक गोली में केवल 500 आत्मिक पत्थर थे।
पैसे के हिसाब से बहुत बढ़िया थी और रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाने और बच्चों को चिढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प थी। आर्यन ने रसायन विद्या के लिए छोटे लोहे का उपयोग नहीं किया, क्योंकि छोटे लोहे में स्वयं ही शक्तिशाली गुण थे। यदि रसायन विद्या सफल होती तो वह आध्यात्मिकता से परिपूर्ण और औषधीय गुणों में अद्वितीय होती। कौन जानता था कि यह छोटे लोहे का गुण था या 9वें चरण के अमृत की शक्ति। ड्रैगन टाइगर पिल के लिए आवश्यक औषधीय सामग्रियां भी अपेक्षाकृत सरल थीं। आर्यन के हाथ में वे सभी चीजें थीं। औषधीय सामग्रियों को गोली बनाने की भट्टी में रखा गया और धीरे धीरे परिष्कृत किया गया। कुछ ही पलों के अंतराल के बाद दवा बनाने की भट्टी के भीतर से एक ड्रैगन और एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। आर्यन की कीमियागरी ने एक सरल और त्वरित मार्ग का अनुसरण किया। क्या आप धीरे धीरे औषधीय गोलियों को पोषित करने में व्यर्थ ही व्यस्त हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने रसायन शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों में महारत हासिल कर ली और सभी अनावश्यक विवरणों को हटा दिया। औषधीय गोली का स्वरूप तुरंत तैयार हो गया। पिल की ताजगी भरी खुशबू चारों ओर फैल गई। आर्यन ने पिल अप्रेजल तकनीक का प्रदर्शन किया। शारीरिक शक्ति में 600 किलोग्राम की वृद्धि हुई। 100 किलोग्राम अतिरिक्त। आर्यन जो भी उत्पादन करता है वह उच्च श्रेणी का उत्पाद ही होगा। आर्यन ने अहंकारवश खुद को अंगूठा ऊपर करके दिखाया। फिर 9वें मोड़ के अमृत के चरणों का अनुसरण करते हुए उसने स्वर्ग और पृथ्वी के सार को उसमें समाहित करने के लिए उसे ग्रहण किया। 9वें मोड़ के अमृत के नियमों के अनुसार औषधीय गोलियां भी स्वर्ग से जन्मी और पृथ्वी द्वारा पोषित एक प्रकार की प्राणी हैं। यदि उन्हें पर्याप्त समय और उपयुक्त परिस्थितियां दी जाएं, तो वे विकसित और रूपांतरित हो सकती हैं। 9th टर्न एलिक्सीर इस लंबी प्रक्रिया को सरल बना देता है। 10 मीटर व्यास का एक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर तुरंत प्रकट हुआ, जिसका केंद्र ठीक नवगठित ड्रैगन टाइगर पिल पर था। अजगर की दहाड़ और बाघ के चिल्लाने की आवाजें तुरंत तेज हो गईं। शून्य लोक से गरज की लकीरें उत्पन्न हुईं। 9वें मोड़ का अमृत अनिवार्य रूप से स्वर्गीय संकट लाता है। जो जानवर और पौधे राक्षसों में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें स्वर्गीय कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और औषधीय गोलियों का सजीव हो जाना भी स्वर्ग और पृथ्वी के लिए ईर्ष्या का विषय होगा। चांदी जैसी रोशनी पानी की तरह। बारीक लहरें आपस में कसकर गुंथी हुई। आर्यन ने अपनी दिव्य चेतना का एक अंश ड्रैगन टाइगर पिल में प्रवाहित किया। इस दिव्य संकट का सामना ड्रैगन टाइगर पिल के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि इसे स्वर्गीय संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, तो औषधीय गोली की यह पहली क्रांति अधूरी रहेगी। जिस प्रकार आर्यन पूरी तरह से ड्रैगन टाइगर पिल को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, आध्यात्मिक क्षेत्र के बाहर उदास चेहरे वाली बैंगनी वस्त्रधारी महिला चुपचाप पहुंच चुकी थी। उसने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था और उसके बाल कंधों पर लहरा रहे थे। जो भी पुरुष उसे देखता, उसकी आत्मा कांप उठती, वह उस पर मोहित हो जाता। हालांकि इस समय सूर्यांश के पास दुनिया को मोहित करने का समय नहीं था। उदय गायब हो गया था। वह लानत और अविश्वसनीय व्यक्ति। हालांकि सूर्यांश पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन 90% संभावना थी कि उदय पहले ही मर चुका था और उसका निशान इस आध्यात्मिक क्षेत्र के पास दिखाई दिया था। बिना किसी संकोच के सूर्यांश ने आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखा। हालांकि स्थिति में नाटकीय रूप से बदलाव आया। पहले का रमणीय, शांतिपूर्ण और सुखमय दृश्य अचानक मानव यातना स्थल शूरा युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। मेरी जान लौटा दो। एक भयंकर भूत प्रकट हुआ, जिसके बर्फीले हाथ शून्य लोक से बाहर की ओर फैले हुए थे। उसकी हथेली अचानक मुट्ठी में बंद हो गई और उसने तुरंत सूर्यांश की गर्दन को जकड़ लिया।
एक सुंदर, सुडौल और पतली गर्दन। दुर्भाग्यवश उस क्रूर भूत को उसकी सुंदरता पर जरा भी दया नहीं आई। मरना। सूर्यास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका पूरा शरीर धधकती लपटों की एक परत से जल उठा। लाल रंग की लपटें आकाश को रंग रही हैं। वह भयानक भूत जलती हुई लपटों में पल भर में राख हो गया। ऐसी छोटी मोटी हरकतें मेरे सामने धृष्टता दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? सूर्यांश ने भौहें चढ़ाते हुए सख्ती से चिल्लाया। इसके तुरंत बाद जमीन के नीचे से निकले दो पीले हाथों ने उसके टखनों को पकड़ लिया। सूर्यांश ने अपनी चाल दोहराई और आग फिर से भड़क उठी, लेकिन वे पीले हाथ टस से मस नहीं हुए। झुलसा देने वाली लपटों के नीचे हाथों की पकड़ और भी मजबूत हो गई। ऐसा अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ जैसे वे सूर्यांश के टखनों को कुचलने ही वाले हों। ये किस तरह के भूतिया हथकंडे हैं? क्या आपको लगता है कि आप इतने तुच्छ तरीकों से मुझसे निपट सकते हैं? सूर्यांश ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वह नाराज नहीं थी, बल्कि उसे बहुत बड़ा अपमान महसूस हो रहा था। आखिरकार वह यिनयान क्षेत्र की विशेषज्ञ थी और उसकी विधियां साधारण यिनयान क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में कई गुना, यहां तक कि दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थीं। इस तरह की छोटी मोटी चालें यिनयान क्षेत्र के विशिष्ट विशेषज्ञों के लिए भी अनाड़ीपन मानी जाती थीं। एक शक्ति असंख्य नियमों को तोड़ सकती है। जब तक मेरा क्षेत्र पर्याप्त है, मेरे लिए कोई भी जटिल विधियां मात्र भ्रम हैं। सूर्यांश अपने आप से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर गर्व का भाव प्रकट हुआ। उसकी जेड रंग की उंगली ने इशारा किया और अचानक आकाश से अनगिनत तारों की रोशनी बरसने लगी। नीले तारों की रोशनी तेज तलवारों में बदल गई और पलक झपकते ही नीचे की ओर वार करने लगी। उनकी धारें इतनी तेज थीं कि कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था। एक तेज आवाज के साथ तारों की रोशनी तेजी से नीचे गिरी। हाथ चकनाचूर हो गए। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही पीले हाथ चकनाचूर होकर फटे, संक्षारकता से भरी लाल रक्त की धुंध फैल गई। ये पतली, रक्तमय धुंध काले छोटे कीड़ों में परिवर्तित हो गई। उन्होंने सूर्यांश की गोरी त्वचा को बेतहाशा कुतरना और काटना शुरू कर दिया, एक भी धब्बा नहीं छोड़ा। नहीं! सूर्यांश चीखी और उन्माद में दहाड़ी। एक महिला होने के नाते कीड़ों के प्रति भय और घृणा स्वाभाविक है। हालांकि उसकी चीखों का उन छोटे काले कीड़ों पर कोई असर नहीं हुआ। वे छोटे छोटे काले कीड़े लगातार उसकी त्वचा को कुतरते रहे। सूर्यांश के हृदय में चुभने वाला दर्द, क्रोध और अपमान आपस में गुंथे हुए थे। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। चाहे जिसने भी यह रणनीति बनाई हो, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे इसका पछतावा करवाऊंगा। सूर्यांश ने फॉर्मेशन के भीतर उन्मत्त रूप से दहाड़ लगाई। इसी बीच आर्यन 9वीं बारी के अमृत की तकनीक का लगन से अध्ययन कर रहा था। ड्रैगन टाइगर पिल पहली क्रांति की स्वर्गीय विपत्ति से बच गई। इसकी औषधीय प्रभावकारिता में वास्तव में काफी वृद्धि हुई थी। पिल अप्रेजल तकनीक से पुनर्मूल्यांकन करने पर इसका प्रभाव शारीरिक शक्ति को 3000 किलोग्राम तक बढ़ाने में सक्षम पाया गया। शारीरिक शक्ति में 3000 किलोग्राम की वृद्धि का अर्थ था कि यह एक जन्मजात क्षमता वाली औषधीय गोली थी, और जन्मजात क्षमता वाली औषधीय गोलियों में इसे उच्च श्रेणी की माना जाता था। अमर जगत में अधिकांश मानव जाति ने शक्ति शोधन के मार्ग का अनुसरण किया। हालांकि इस शक्ति शोधन विधि में शक्तिशाली मार्शल दाव और आश्चर्यजनक दिव्य क्षमताएं थीं, लेकिन शारीरिक युद्ध में इसकी महत्वपूर्ण कमियां थीं। मानव जाति के दानव जाति से कमजोर होने का मुख्य कारण शारीरिक बनावट में असमानता थी। यदि हर कोई सहज स्तर पर प्रथम क्रांति ड्रैगन टाइगर गोली ले सके, तो उनका भौतिक शरीर दानव जाति से कम हीन नहीं होगा।
हालांकि आर्यन का लक्ष्य केवल एक क्रांति लाना नहीं था। हालांकि पहली क्रांति वाली ड्रैगन टाइगर गोली की औषधीय प्रभावकारिता पिछली ड्रैगन टाइगर गोली की तुलना में काफी बढ़ गई थी। यह अभी भी आर्यन की उम्मीदों से बहुत दूर था। अगर एक क्रांति काफी नहीं है तो दो क्रांतियां। आर्यन का मानना था कि 9वें चरण का अमृत एक दिव्य कलाकृति के समान था। इसके अलावा गुप्त तकनीक में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि प्रत्येक 3 चक्कर लगाने से गुणात्मक छलांग लगेगी। एक क्रांतिकारी औषधीय गोली तो बस शुरुआत थी। औषधीय प्रभावकारिता की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, लेकिन केवल तीसरे, छठे और 9वें चक्र में ही औषधीय गोली असाधारण बन जाएगी, यहाँ तक कि पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगी। औषधीय गोली दूसरी क्रांति। आर्यन ने एक बार फिर गुप्त कला का प्रयोग किया और सार की धाराएं ऊर्जा को बलपूर्वक औषधीय गोली में समाहित कर दिया गया। आर्यन के चरणों में पहले से ही आत्मिक पत्थरों के ढेर लगे हुए थे, जिनका उपयोग आंतरिक ऊर्जा की निरंतर पूर्ति के लिए किया जाता था, जिससे वह शंख परिवार के विशेषज्ञों का सामना करने के लिए अपनी चरम अवस्था को बनाए रख सके। आत्मिक पत्थरों के ढेर चूर चूर हो गए। कुछ ही पलों में कम से कम हजारों निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थरों की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई। यह जानना जरूरी है कि यह सिर्फ सबसे साधारण गैर श्रेणीबद्ध ड्रैगन टाइगर गोली थी। दूसरी क्रांति के दौरान सार का सेवन पहले से ही इतना भयानक था। अंततः जब 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई, ड्रैगन टाइगर पिल की दूसरी क्रांति आखिरकार पूरी हो गई। औषधीय गोली के भीतर एक काले अजगर की छाया तैर रही थी, मानो उसने अपनी चेतना विकसित कर ली हो। वह औषधीय गोली के ऊपर कुंडली मारकर बैठा था, उसकी ठंडी आंखें पूरी दुनिया पर नजर रख रही थीं। पिल अप्रेजल तकनीक का अवरोहण हुआ। द्वितीय क्रांति ड्रैगन टाइगर गोली सेवन के बाद शारीरिक शक्ति में 30,000 किलोग्राम तक की वृद्धि करती है। पिल अप्रेजल तकनीक से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, लेकिन आर्यन ने अपना मन शांत नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। इस ड्रैगन टाइगर पिल ने अपने दूसरे चक्र के दौरान कोई अभूतपूर्व प्रलय क्यों नहीं मचाई? यह प्राचीन ग्रंथों में दर्ज बातों से भिन्न प्रतीत होता है। इससे पहले कि आर्यन आगे कुछ सोच पाता, उस काले अजगर की छाया बादलों के सागर को पार करते हुए आकाश में उड़ चुकी थी। बिजली की कड़कती लकीरें गरजती हुई नीचे आईं, जिनमें से प्रत्येक में एक क्षेत्र को नष्ट करने की शक्ति थी। नहीं, दूसरी क्रांति की ड्रैगन टाइगर गोली अपनी शक्ति प्रदर्शित करने से पहले ही हत्या के लिए गठित समूह के भीतर से एक चीख सुनाई दी। ये वज्रपात ड्रैगन टाइगर पिल पर नहीं टकराए, बल्कि एक समान रूप से सूर्याश की ओर बढ़े, जो किलिंग फॉर्मेशन के अंदर था। इन वज्रपातों में दिव्य शक्ति समाहित थी। यह 9 स्वर्गों के तल की इच्छा थी, जिसने सूर्याश को महसूस किया। यह एक आत्मा की आभा थी जो संसार ब्रह्मांड से भिन्न थी, हमारी तरह के नहीं। उनके हृदय भिन्न होने चाहिए और उन्हें सबसे निर्दयी साधनों से मिटाया जाना चाहिए। जहां तक 2 क्रांतियों वाली औषधीय गोली की बात है, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। यद्यपि यह भी स्वर्ग को चुनौती देने वाला था, फिर भी सूर्याश की तुलना में इसका नुकसान लगभग नगण्य था। सूर्याश घबरा गया। उसके लिए बिजली की तीव्रता मायने नहीं रखती थी। वास्तव में दिव्य मार्ग की चेतना के समावेश के बावजूद भी यह उसके लिए मात्र एक हल्की फुहार थी। लेकिन एक बार जब विमान की इच्छा शक्ति द्वारा उसका पता चल गया, तो वह बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। वह आसानी से निशाना बन सकती थी और वांछित हो सकती थी। इस टीम का मालिक कितना घटिया आदमी था। उसने न केवल इस तरह की घृणित संरचना बनाई, बल्कि उसने स्वर्गीय आपदा और लोक की इच्छा का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया।
एक निश्चित दृष्टिकोण से स्वर्गीय संकट स्वर्गीय दाओ की इच्छा का अवतार था। यह स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था का एक मूर्त रूप था, जो किसी को भी इस व्यवस्था की सीमाओं का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता था। यदि कोई दिव्य आपदा नहीं आई होती, तो उसका मानना था कि अपनी गुप्त विधियों से वह 9 स्वर्गों के लोक में हजारों या दसियों हजारों वर्षों तक छिपी रह सकती थी, और जरूरी नहीं कि कोई उसकी असली पहचान का पता लगा पाता। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। सूर्याश ने दांत पीस लिए। असल में वह इस संरचना की कमजोरी का पता लगाना चाहती थी और फिर एक ही बार में इसे तोड़ना चाहती थी। लेकिन अब उसने अपनी योजना बदल दी थी। चाहे इसके लिए उसे कुछ कीमत चुकानी पड़े, वह इस फॉर्मेशन को नष्ट कर देगी और फिर फॉर्मेशन के बाहर मौजूद व्यक्ति को मार डालेगी। दूसरे पक्ष की कार्रवाइयों ने पहले ही उसकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर दिया था। अगर आर्यन मारा नहीं जाता, तो सूर्यांश के हृदय में पनप रहे आक्रोश को शांत करना मुश्किल होता। उसके दिल में उठने वाली एक गांठ उसके भविष्य के साधना कार्यों को प्रभावित करेगी। सूर्यास ने अपनी हथेली पलटी और एक बैंगनी रंग की गोली प्रकट हुई। बैंगनी आकाश वज्र। यह शंख परिवार द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली घातक हथियार था। एक बार सक्रिय होने पर 100 आर्यों का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता था। इसने शंख परिवार के पीक यिन्यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति वाले प्रहार को रोक दिया। इस विश्व ब्रह्मांड में एक थोड़ा कमजोर संप्रदाय मास्टर स्तर का विशेषज्ञ भी इस प्रहार के तहत राख में बदल जाएगा। जैसे ही सूर्यांश ने पर्पल स्काई थंडर को सक्रिय किया, उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी सी झिझक झलक उठी। उसके पास कुल मिलाकर 3 पर्पल स्काई थंडर कारें थीं। एक का इस्तेमाल करने का मतलब था एक कम होना। ये उसकी जान बचाने के लिए उसके तुरुप के पत्ते थे। आकाश की ओर देखने पर औषधीय गोली की विपत्ति अभी भी मौजूद थी। अंततः उसने पर्पल स्काई थंडर का उपयोग करके उस पूरी घृणित संरचना को ध्वस्त करने का निश्चय कर लिया। कौन जानता था कि फॉर्मेशन के बाहर खड़ा वह आदमी और कौन कौन सी उल्टी सीधी हरकतें करेगा। सूर्याश ने अपने चांदी के दांतों को हल्के से दबाया, 2 जेड उंगलियों के बीच एक बैंगनी आकाश वज्र को पकड़े हुए, और उसे गठन के केंद्र की ओर फेंक दिया। उसी समय सूर्याश ने उसके शरीर पर मौजूद बैंगनी वस्त्र को सक्रिय कर दिया। यह हवा में लहरा रहा था, जिससे एक रहस्यमय और डरावनी रोशनी निकल रही थी। पर्पल स्काई थंडर एक अंधाधुंध हमला था। आरंभकर्ता होने के बावजूद वह पर्पल स्काई थंडर की आक्रमण सीमा के अंतर्गत आ जाएगी। पर्पल स्काई थंडर उतरने ही वाला था और सूर्यांश का शरीर सहज रूप से तनावग्रस्त हो गया। सब खत्म हो गया। सूर्यांश के मन में एक विचार आया। शून्य लोक अचानक फट गया। भीतर से एक गोरा और कोमल त्वचा वाला हाथ बाहर निकला। उसने पर्पल स्काई थंडर को पकड़ा, फिर धीरे धीरे और आराम से उस पर मौजूद दिव्य चेतना को मिटा दिया। हाथ शून्य क्षेत्र की दरार में वापस चला गया। दरार बंद हो गई, सब कुछ शांत हो गया। इससे सूर्यांश बेहद स्तब्ध रह गए। यह किस प्रकार का ऑपरेशन था? किसी ने सचमुच उसकी प्रसिद्धि छीनने की हिम्मत की। दरअसल उसके लिए पर्पल स्काई थंडर महज एक बाहरी वस्तु थी। अपनी दैवीय चेतना के एक अंश को इससे जोड़कर ही वह इसे सक्रिय कर सकती थी। लेकिन इस व्यक्ति का साहस तो हद से ज्यादा था। उसने सचमुच बैंगनी आकाश वज्र से सीधे मुकाबला करने की हिम्मत दिखाई। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि बैंगनी आकाश वज्र की शक्ति इतनी अधिक है कि वह उसे चूर चूर कर देगी? सूर्यांश काफी अनुभवी थे, लेकिन ऐसा ऑपरेशन अभूतपूर्व था। पर्पल स्काई थंडर के बाधित होने से सूर्यांश को बेहद दुख हुआ। उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। बेहद घृणित। हालांकि उसमें विरोध करने की जरा सी भी ताकत नहीं बची थी।
आखिर इस दुनिया ने ऐसे सन की प्रतियोगियों को भर्ती कहाँ से की? क्या यह नहीं कहा गया था कि यह विश्व ब्रह्मांड बहुत कमजोर है और वे इसमें ऐसे चल सकते हैं जैसे कि समतल जमीन पर? आप जारी रख सकते हैं। सैन्य संरचना के बाहर से एक शांत आवाज सुनाई दी। सूर्यास्त का चेहरा लाल हो गया, हल्का बैंगनी रंग का हो गया। क्या उसे जारी रखना चाहिए या नहीं? वह असंख्य लोगों के किसी प्राणी को स्थिति को नियंत्रित करने की अनुमति कैसे दे सकती थी? जमीन के नीचे से एक और पीला हाथ कांपते हुए बाहर निकला और सूर्यांश के रत्न जैसे पैर को पकड़ लिया। वही फॉर्मूला, वही स्वाद। क्रोधित होकर सूर्यांश ने एक चांदी की लंबी तलवार निकाली और अचानक उस पीली हथेली पर वार किया। तलवारों की ऊर्जा घूम गई, सभी दिशाओं को तहस-नहस कर दिया। पीली ताड़ की डंडी को बेरहमी से पीसकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। फॉर्मेशन के बाहर आर्यन ने पर्पल स्काई थंडर को एक तरफ रख दिया और मन की शांति के साथ अपनी कीमियागरी जारी रखी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पिल ट्रिब्यूलेशन का सूर्यांश पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ा है। औषधीय गोली, तीसरी क्रांति। आर्यन को एक अड़चन का सामना करना पड़ा। द्वितीय क्रांति ड्रैगन टाइगर गोली में भारी मात्रा में सार तत्व डाला गया, फिर भी गोली में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह एक अथाह गड्ढे की तरह था जो बिना किसी अस्वीकृति के उसमें डाली गई किसी भी मात्रा में सार को स्वीकार कर लेता था। लेकिन इस सार ने जरा भी हलचल नहीं मचाई। तुम कितने लालची हो? उसने अपने पैरों के पास जमा पाउडर के ढेरों को देखा जो कभी आत्मिक पत्थर हुआ करते थे। कम से कम 3 इंच मोटी परत। लाखों आत्मिक पत्थर पूरे के पूरे निगल लिए गए और ड्रैगन टाइगर पिल के भीतर ड्रैगन की दहाड़ और बाघों के चिल्लाने की आवाजें अचानक तेज हो गईं। ऐसा लगा मानो इस आवाज से पूरी दुनिया कांप उठी हो। आकाश के ऊपर बादल स्याही की तरह उमड़ रहे थे, इतने घने कि उन्हें हटाना असंभव सा लग रहा था। 10,000 फीट ऊंची बिजली अचानक एक पर्दे की तरह धीरे धीरे नीचे उतरी। यह बिजली आर्यन के हाथ में मौजूद थर्ड रिवॉल्यूशन ड्रैगन टाइगर पिल को निशाना बना रही थी। तीसरी क्रांति के दौरान एक औषधीय गोली में गुणात्मक परिवर्तन होता है। साथ ही इस गोली को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है वह बहुत बड़ा है। फॉर्मेशन में फंसकर सूर्यास्त का दिल अचानक कस गया। जैसा कि उम्मीद थी, अभी अभी हुई स्वर्गीय विपत्ति कोई दुर्घटना नहीं थी। क्या यह सुनियोजित हत्या थी? क्या भव्यता है! आकाश और पृथ्वी एक पर्दे की तरह, स्वर्गीय विपत्ति स्याही की तरह। स्याही से एक स्क्रॉल पर छींटे मारते हुए ब्रह्मांड की विशालता को चित्रित करना। यह आपदा पिछली आपदा से 1000 गुना अधिक भीषण थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 स्वर्गों के तल की इच्छा ने उसे देख लिया था और उसने स्वर्गीय दांव के इरादे का एक अंश बिजली की आपदा में समाहित कर दिया था। दिव्य दांव के इरादे से उत्पन्न आपदा और उसके बिना उत्पन्न आपदा पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। अंतर ठीक वैसा ही था जैसे अवधारणा आधारित मार्शल आर्ट और अवधारणा रहित मार्शल आर्ट। समान शक्ति और समान चाल के साथ भी एक बार कोई अवधारणा शामिल हो जाए तो उसकी शक्ति कई गुना या 10 गुना तक भी बढ़ जाती है। आकाश को भर देने वाली बिजली की आपदा एक विशाल चांदी के पक्षी में बदल गई, जिसके पंख 30 फीट चौड़ाई में फैल गए। उत्तरी अंधकार में एक मछली रहती है, उसका नाम विशालकाय मछली है। वह एक पक्षी में रूपांतरित हो जाती है, उसका नाम पौराणिक पक्षी है। विशालकाय मछली इतनी विशाल है कि हजारों किलोमीटर तक उसका आकार अज्ञात है। जब वह क्रोधित होकर उड़ती है तो उसके पंख आकाश से लटके बादलों की तरह लगते हैं। पता नहीं क्यों तत्वदर्शी की कविता निराशाजनक सहजता में आनंद की पंक्तियां अचानक आर्यन के मन में गूंज उठीं। कविता अत्यंत भव्य और गरिमामय थी।
यह दृश्य यह शायद तत्वदर्शी की मात्र कल्पना नहीं थी, उन्होंने वास्तव में एक विशालकाय मछली और पौराणिक पक्षी देखा होगा, तभी वे ऐसी अमर कृति लिख पाए जो युगों युगों तक चली आ रही है। आर्यन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह विशालकाय पक्षी आकार लेने लगा। वह एक पल के लिए गोले के ऊपर चक्कर लगाता रहा, फिर नीचे की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली और दृढ़ता से घातक सैन्य संरचना में घुस गया। तीसरी क्रांति की गोली की तुलना में सूर्यांश की विनाशकारी शक्ति अधिक थी। इसके विपरीत तीसरी क्रांति की गोली तो बस अपने ही एक अवज्ञाकारी बच्चे की तरह थी, थोड़ी सी सजा, और अगर यह टिक सकती तो पिछली सारी बातें भुला दी जाती। लेकिन सूर्यांश एक डाकू था जो घर में घुस रहा था। यह जानलेवा लड़ाई थी जिसमें शांतिपूर्ण समाधान की कोई संभावना नहीं थी। विशालकाय पक्षी के शरीर से अचानक ही हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। पंख फड़फड़ाए और बिजली की रोशनी 10,000 एकड़ में फैल गई। सूर्याश तुरंत ही घातक संरचना में समाहित हो गया। विशाल बिजली के बीच उस विशाल पक्षी से लड़ रहा था। क्या यह दिव्य शक्ति है? आर्यन ने हत्या की रणनीति के अंदर की स्थिति का अवलोकन किया। उस विशाल पक्षी की हर हरकत और शैली इतनी प्रभावशाली थी कि किसी का भी दिल कांप उठता था। यह सिर्फ ऊर्जा का विस्फोट नहीं था, हर चाल के साथ नियमों का एक अविश्वसनीय रूप से उत्कृष्ट संयोजन था। जो तकनीकें स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं थीं, वे उस महान पक्षी के हाथों में हजारों बार परखी गई मार्शल आर्ट की उत्कृष्ट कृतियों की तरह बन गईं। सूर्यास का चेहरा शांत था क्योंकि वह हर चाल का जवाब दे रही थी। चालों के संदर्भ में वर्ल्ड्स यूनिवर्स अन्य तट ब्रह्मांड से प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सका। सूर्याश ने वास्तव में उस विशाल पक्षी के सामने अपनी पकड़ बनाए रखी। हालांकि उस विशाल पक्षी की चालें बेहद खूबसूरत थीं, जिनमें असीम रचनात्मकता और नियमों का स्वाभाविक अपरंपरागत अनुप्रयोग देखने को मिलता था। हालांकि सूर्यांश का क्षेत्र बहुत ऊंचा था और उसके शरीर की ऊर्जा उस विशाल पक्षी की ऊर्जा से कहीं अधिक थी। दोनों मुकाबले बराबरी के थे। आर्यन फिर से बैठ गया और कीमियागरी का अध्ययन शुरू किया। फिर भी ड्रैगन टाइगर पिल प्रथम से द्वितीय और तृतीय क्रांति तक परिष्कृत होती हुई। चौथी क्रांति की तो कोई संभावना ही नहीं थी। तीसरी क्रांति के लिए उत्पन्न हुई पिल क्लेश पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी। चौथी क्रांति में पिल क्लेश और भी अधिक शक्तिशाली होगी। यदि इसने सूर्यांश को मार डाला तो संभवतः यह अगला वार सूर्यांश से ही करेगी। आक्रमणकारियों को मारने के बाद आंतरिक कलह। यह राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच कई वर्षों के सहयोग के अनुभव का सारांश था। स्वर्गीय विपत्तियों की परतें निरंतर जारी रहीं, जिससे उस विशाल पक्षी के भीतर गोली विपत्ति की शक्ति लगातार पुनः पूर्ति होती रही। उसका क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जितनी अधिक ऊर्जा उसके पास होगी, उतने ही अधिक उत्कृष्ट मूव्स वह अनलॉक कर पाएगा। आर्यन ने तृतीय क्रांति ड्रैगन टाइगर पिल्स की 3 और किस्मों को परिष्कृत किया। उस विशालकाय पक्षी की युद्ध क्षमता शुरुआत की तुलना में 5 गुना से भी अधिक मजबूत थी। सूर्यांश में धीरे धीरे थकान के लक्षण दिखाई देने लगे। एक के बढ़ने पर दूसरे के घटने का खतरा रहता है। दूसरे छोर के ब्रह्मांड से यिनयांग क्षेत्र की साधिका होने के बावजूद वह थोड़ी अधिक क्षमता का उपयोग कर रही थी। उसने एक औषधीय गोली निकाली, जिसका इरादा वह अपने मुंह में डालकर अपनी कमजोर शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना और फिर उस विशाल पक्षी की कमजोरी का पता लगाना था। शून्य में उस शरारती हाथ ने फिर से हाथ बढ़ाया और सीधे उसकी कमर पर बंधी स्टोरेज पाउच को छीन लिया। सूर्यांश स्तब्ध रह गया। फिर वह गुस्से से आग बबूला हो गई। यह किस तरह का ऑपरेशन था? क्या आप मुझे 9 स्वर्गों के तल के स्वर्गीय दाओं के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत मुकाबला नहीं करने दे सकते थे? इस गुप्त डकैती का क्या मतलब था?
उसका स्टोरेज पाउच भी चोरी हो गया। सूर्यांश उस विशाल पक्षी के उग्र आक्रमण का प्रतिरोध करने में व्यस्त था और उसके पास इस घृणित चोर पर पलटवार करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। उस बर्फ जैसी सफेद गोली को खाने के बाद उसकी ताकत में वाकई काफी सुधार हुआ, लेकिन उसके दिल में बेचैनी और चिंता की लहर दौड़ गई। उसकी सारी कीमती चीजें उसकी कमर पर लगे स्टोरेज पाउच में थीं। स्टोरेज पाउच की चोरी का मतलब था कि उसकी सारी आपूर्ति और तुरुप के पत्ते उससे छिन गए थे। अगर इस मनहूस चिड़िया से जल्दी निपटा नहीं जा सका, भले ही यह सिर्फ एक थका देने वाली लड़ाई ही क्यों न हो, तो वह थककर मर जाएगी। निश्चित रूप से एक भयावह दृश्य उत्पन्न हो गया। बाहर कोई लगातार पक्षी की ऊर्जा को पुनः पूर्ति करने के लिए बिजली की आपदाओं का आह्वान कर रहा था। जैसे जैसे वह विशालकाय पक्षी लड़ता गया, उसका साहस बढ़ता गया और उसे अपने शरीर में ईंधन जाने की बिल्कुल भी परवाह नहीं रही। इस बीच सूर्याक्ष केवल लगातार पीछे हटती रही, यहाँ तक कि उसने अपना पैर भी खो दिया। सूर्यांश का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर में वास्तविक ऊर्जा 10% से भी कम थी। वह हार के कगार पर थी। सूर्यांश ने अपने मूल स्वरूप को विस्फोटित करने की तैयारी कर ली थी, भले ही उसे मरना पड़े। वह उस घृणित व्यक्ति को, जो फॉर्मेशन स्थापित कर रहा था और बिजली की आपदा को बुला रहा था, अपने साथ नीचे खींच ले जाएगी। आप मुझे पर्पल स्काई थंडर को विस्फोटित करने से रोक सकते हैं, लेकिन आप मुझे मेरे ओरिजिन को विस्फोटित करने से नहीं रोक सकते। जैसे ही सूर्यांश एक हताश संघर्ष करने ही वाला था, उसके पीछे एक भावहीन चेहरे वाली कठपुतली को टेलीपोर्ट करके लाया गया। उसके हाथ में एक ईंट थी। एक जोरदार धमाके के साथ यह सूर्यांश के सिर के पिछले हिस्से पर जा लगा। सूर्यांश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। चेतना के अपने अंतिम क्षण में भी वह यही सोच रही थी, क्या वह डाकुओं के अड्डे में प्रवेश कर चुकी थी? चोर और छुपकर किए गए हमले। यह किसी मजबूत व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल नहीं था। जब वह बेहोश थी, आर्यन ने जबरदस्ती सूर्याशा की आत्मा को बाहर निकाल लिया। उसके लिए एक अक्षुण्ण शव बहुत उपयोगी था। बेशक आर्यन को शवों के प्रति कोई विशेष आसक्ति नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि चूंकि उन्होंने मृत्यु के सच्चे शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए सूर्यांश के शव को मृत्यु की कठपुतली में रूपांतरित न करना खेदजनक होगा। एक मृत्यु कठपुतली अपने जीवन से ही युद्ध की प्रवृत्ति बरकरार रखती है। एक बार हमला करने के बाद उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। यह अपने आसपास की मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित करके लगातार खुद को मजबूत कर सकती है और भी अधिक शक्तिशाली बन सकती है। एक यिनयांग क्षेत्र स्तर की मृत्यु कठपुतली जो एक कमजोर संप्रदाय मास्टर स्तर के विशेषज्ञ का भी मुकाबला कर सके, आर्यन के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होगी। आर्यन ने दिव्यदाओं द्वारा नियंत्रित उस विशाल पक्षी को सतर्कता से भरे चेहरे से देखा। कौन जानता था कि काम पूरा होने के बाद यह आदमी पलटकर उससे निपटेगा या नहीं। चांदी के रंग का पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता हुआ घातक सैन्य संरचना के बीच से ऐसे गुजरा मानो वह कुछ भी न हो। वह आर्यन के सामने आया और एक धीमी, उत्साहित आवाज निकाली। आर्यन युद्ध के लिए पहले से ही तैयार था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि स्वर्गीय आपदा से निर्मित शरीर स्वतः ही विलीन हो गया। दिव्यदाओं की शुद्ध भावना का एक अंश आर्यन के शरीर में समाहित हो गया। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा पिघलती हुई गर्माहट में लिपटी हुई हो। स्वर्गीय दाओं की इस थोड़ी सी मात्रा का मूल्य 100 स्वर्गीय दाओं पत्थरों में समाहित स्वर्गीय मात्रा के बराबर था। आर्यन ने राहत की सांस ली। अब बात कुछ ठीक लग रही है। अगर ईश्वर की यह दैवीय इच्छा उसे जान से मारने की होती, तब उसे दुम दबाकर भागना पड़ता।
दूसरे ब्रह्मांडों के प्राणियों का वध करना और फिर पुरस्कार प्राप्त करना आर्यन की तार्किक प्रणाली के अनुरूप था। योग्यता को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और दोषों को दंडित किया जाना चाहिए, तभी स्वर्गीय मार्ग की निष्पक्षता प्रदर्शित हो सकेगी। आर्यन ने अपने हाथ में मौजूद थर्ड रिवॉल्यूशन ड्रैगन टाइगर की 4 गोलियों को देखा। उनके चेहरे पर चंचल आनंद के भाव थे। ये तीनों गोलियां सचमुच में कुछ हद तक असंभव सी थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नौक्रांति कीनिया तकनीक से स्वर्गीय दाओ भयभीत थे। तीसरी क्रांति ड्रैगन टाइगर गोली का सेवन करने के बाद कोई भी व्यक्ति 108,000 किलोग्राम शारीरिक शक्ति प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, सभी इसे सहन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई तपोधरा क्षेत्र का साधक इस ड्रैगन टाइगर गोली का सेवन करता है तो वह पल भर में पर्वत उठाने की शक्ति वाला एक महाशक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है, जो केवल अपने शारीरिक बल से ही एक जन्मजात विशेषज्ञ को कुचल सकता है। बेशक यह मुख्य प्रभाव नहीं था। थर्ड रिवॉल्यूशन ड्रैगन टाइगर पिल का सबसे मजबूत प्रभाव इस तथ्य में निहित था कि इसके सेवन के बाद यह ड्रैगन टाइगर ब्लडलाइन का एक अंश जोड़ सकता था। इस वंश को जानबूझकर साधना या जागृति की आवश्यकता नहीं थी। जब तक रक्त प्रवाह अपने आप चलता रहता है, तब तक यह शरीर की सतह के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के सार और सूर्य, चंद्रमा और तारों की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। यह सार और दिव्य शक्ति स्वतः ही शारीरिक शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। लगभग 1 दिन के अवशोषण के बाद यह शारीरिक शक्ति को 100 किलोग्राम तक बढ़ा सकता है। दिन प्रतिदिन सीखते हुए दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 3 से 5 दिनों में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 80 या 100 वर्षों तक ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद भी शारीरिक रूप से एक ऊर्जा साधक भी शरीर साधक से बहुत कमजोर नहीं होगा। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि यह प्रभाव लगातार बढ़ता जा सकता था। एक अकेला व्यक्ति 10 तक थर्ड रिवॉल्यूशन ड्रैगन टाइगर पिल्स को परिष्कृत कर सकता था। अगर आर्यन इसे बिक्री के लिए रखता तो शायद संत भी ईर्ष्या करते। उनके क्षेत्र में उनके पास पर्याप्त जीवनकाल और पर्याप्त समय था। समय बीतने के साथ साथ शारीरिक शक्ति प्राप्त कर पाना भला किसे लालच नहीं होगा। हालांकि फिलहाल आर्यन का इरादा तीसरी क्रांति की ड्रैगन टाइगर गोली को और अधिक परिष्कृत करने का नहीं था। एक बात तो यह है कि उस गोली के कष्ट को सहना आसान नहीं था। अंधकार के शहर में गुप्त रूप से रहते हुए दुश्मन हर जगह मौजूद थे। आर्यन का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वह इतना बड़ा हंगामा खड़ा करे और पूरी दुनिया का दुश्मन बन जाए। आर्यन ने सूर्यांश के शरीर से एक पिल फर्नेस निकाला। यह अभी भी ब्लैक आयरन ग्रेड का आंतरिक जादुई यंत्र था, लेकिन ग्रेड के हिसाब से यह पिल फर्नेस क्रेन इमॉर्टल के आंतरिक जादुई यंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। स्पष्टतः एक ही क्षेत्र स्तर पर भी आंतरिक जादुई कलाकृतियों की शक्ति में अंतर था। रक्त और ऊर्जा को एक गोली में संघनित करना, यह वास्तव में जैसा चाहो गुरु के कुमु सूत्र के तर्क के समान है। गोली बनाने की भट्टी हृदय में रखी जाती है और हर क्षण प्रचंड अग्नि रक्त और ऊर्जा को परिष्कृत करती है और सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। आर्यन ने औषधि भट्टी को हटा दिया। फिर उसने सूर्यांश के स्टोरेज पाउच की जांच की। भंडारण थैली के अंदर आंतरिक जादुई कलाकृतियां भी थीं, कुल मिलाकर 6, जिनमें से प्रत्येक एक हथियार था। वहां छोटी तलवारें, छोटे खंजर और छोटे बुर्ज थे। विभिन्न शैलियों की तरह तरह की चीजें थीं। हथियारों के रूप में आंतरिक जादुई कलाकृतियां शारीरिक शरीर को मजबूत बनाने में गोली भट्टी या जेड बोतल के रूप में मौजूद कलाकृतियों की तुलना में थोड़ी कम प्रभावी थीं। हालांकि उनके अपने फायदे भी थे। वे भौतिक शरीर को भेद सकते थे और हत्या के लिए धारदार हथियार के रूप में काम कर सकते थे।
स्वयं के रक्त और आत्मा से पोषित आंतरिक जादुई कलाकृतियां बाहरी लोगों द्वारा परिष्कृत जादुई कलाकृतियों की तुलना में उपयोग करने में स्पष्ट रूप से अधिक सुविधाजनक थीं। इसके अलावा इन आंतरिक जादुई कलाकृतियों में दिव्य क्षमताओं को जन्म देने की एक निश्चित संभावना थी। आंतरिक जादुई कलाकृतियों की विभिन्न शैलियों के अलग अलग प्रभाव होते थे, लेकिन सार रूप में गुणवत्ता में बहुत अधिक अंतर नहीं था। इसका ग्रेड परिष्करण के दौरान उपयोग की गई सामग्रियों और आंतरिक जादुई कलाकृति बनाते समय परिष्करणकर्ता द्वारा अपनाई गई तकनीकों पर निर्भर करता था। कुल मिलाकर सूर्यांश इम्मॉर्टल क्रेन से कहीं अधिक धनवान था। कम से कम आर्यन ने सूर्यांश के स्टोरेज पाउच में दर्जनों जीवन ऊर्जा फल खोजे। प्रत्येक जीवन ऊर्जा फल सूर्यांश की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। स्पष्टतः सूर्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती थी और अपनी नींव को मजबूत करना चाहती थी। वह साधना के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़कर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अन्यथा इन जीवन ऊर्जा फलों को परिष्कृत करके वह कम से कम 1 या 2 छोटे क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकती थी। दुर्भाग्यवश अंत में सूर्यांश की सारी संपत्ति आर्यन को मिल गई। उसकी आत्मा और शरीर सहित कुछ भी नहीं बचा। आर्यन ने सब कुछ ले लिया क्योंकि वह किसी भी चीज से वंचित नहीं रहना चाहता था। जैसा कि उम्मीद थी, लूटपाट और डकैती ही धन कमाने के सबसे अच्छे तरीके हैं। ईमानदारी से खेतीबाड़ी करने से केवल दुख ही मिलेगा। आर्यन ने अपने होठों को चटकाया। उसकी आंखों में हल्की हरी रोशनी चमक उठी। वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह अभी अभी अपने चरित्र को निखारना चाहता था और अपने शरीर के भीतर मौजूद राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करना चाहता था। उदय और सूर्यांश दोनों मर चुके हैं। 9 स्वर्गों के तल में स्थित एक प्राचीन अमर गुफा के अंदर एक पत्थर की मूर्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जैसे ही आंखें खुलीं, एक भयानक रोशनी प्रकट हुई। इसके नीचे याओ जाति के सैकड़ों सदस्य बैठे थे। सभी कांप रहे थे और जमीन पर लेट गए थे। बाह्य जगत में याओ जाति के ये सैकड़ों सदस्य स्थानीय सरदार होते, जिनमें सबसे निचले स्तर की साधना यिनयांग स्तर की होती। इनमें से 2 तो संप्रदाय प्रमुख के स्तर तक भी पहुंच चुके थे। फिर भी उस पत्थर की प्रतिमा के सामने उनका कोई सम्मान नहीं था। उनकी आंखें पूरी तरह भय और विस्मय से भरी हुई थीं। पत्थर की मूर्ति का भाव शांत था, मानो वह किसी महत्वहीन बात पर ही बोल रही हो। उदय और सूर्यांश 2 निकम्मे मूर्ख थे जिनकी मृत्यु पर कोई अफसोस नहीं है। हालांकि उनके आंतरिक जादुई उपकरण असंख्य लोगों के प्राणियों के हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। श्वेत लोमड़ी, तुम दिव्य रहस्यों को समझने में निपुण हो। मेरे लिए भविष्यवाणी करो और पता लगाओ कि मेरे परिवार के सदस्यों को कौन निशाना बना रहा है। पत्थर की मूर्ति बोलने लगी। आधे इंसान जितनी ऊंचाई वाली एक लोमड़ी धीरे धीरे बाहर निकली। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर में चोट लगी है, क्योंकि वह लंगड़ाकर चल रही थी। जैसा आप आज्ञा दें, प्रभु। सफेद लोमड़ी ने अपने अगले पंजों को जोड़कर पत्थर की मूर्ति के सामने आदरपूर्वक प्रणाम किया। हालांकि यह यिनयांग क्षेत्र का एक शक्तिशाली केंद्र था और कभी इस पर्वत श्रृंखला का अधिपति हुआ करता था, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं था। प्रतिष्ठा के लिहाज से यह इस पत्थर की मूर्ति के नीचे एक साधारण सेवक मात्र था। आकाश और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा घूमते हैं, कर्म का कमल मंच भाग्य का अनुसरण करते हुए। सफेद लोमड़ी मंत्रोच्चार कर रही थी। उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। भविष्यवाणी करना व्हाइट फॉक्स कबीले की एक प्रतिभा थी। हर बार इसके इस्तेमाल से उनकी ओरिजिन ऊर्जा को गंभीर नुकसान पहुंचता था। सामान्यतः जब तक कोई अत्यावश्यक मामला न हो, स्वयं सफेद लोमड़ी भी आसानी से भविष्यवाणियों का उपयोग नहीं करती थी। पूर्वजों ने चेतावनी दी थी, जो लोग जल्दबाजी में स्वर्ग के रहस्यों में झांकेंगे,
उन्हें निश्चित रूप से स्वर्गिक दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन जीवन और मृत्यु के सामने सफेद लोमड़ी सौदेबाजी करने की हिम्मत नहीं कर सकी और उसे किसी भी स्वर्गीय दंड की परवाह नहीं थी। केवल जीवित लोग ही स्वर्गिक दंड से भयभीत होते हैं। अगर कोई मर ही जाए तो डरने की क्या बात रह जाती है। सफेद लोमड़ी के पंजे हवा में बेतहाशा हिल रहे थे, मानो वह शरारत कर रही हो और अव्यवस्थित हो रही हो, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो उसमें समाहित दांव सिद्धांतों के अंश महसूस कर सकता था। एक क्षण बाद शून्य लोक में दरार पड़ गई। हजारों पर्वतों की निरंतर श्रृंखलाओं की छायाएं नीचे उतर आईं। हत्यारा यहीं पर था। भगवान को सूचित किया जाता है कि हत्यारा 9 स्वर्गों के दक्षिणी क्षेत्र में 1,00,000 एकांत पर्वतों के भीतर स्थित है। व्हाइट फॉक्स ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट दी, लेकिन पत्थर की मूर्ति संतुष्ट नहीं हुई। लाखों वीरान पहाड़ विशाल हैं, जिनमें 3,000 विद्यालय हैं। यह वह परिणाम नहीं है जो मैं चाहता हूं। फिर से भविष्यवाणी करो। पत्थर की मूर्ति की आवाज इतनी राजसी थी कि सफेद लोमड़ी के लिए विरोध करने के बारे में सोचना भी असंभव था। भविष्यवाणी जितनी विस्तृत होगी, उसका परिणाम उतना ही गंभीर होगा। शुरू में तो वह बस इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पत्थर की मूर्ति इतनी जिद्दी होगी। सफेद लोमड़ी केवल दांत पीसकर अपनी दैवीय क्षमता का उपयोग करके गणना जारी रख सकती थी। 1,00,000 वीरान पहाड़ों का भूत चकनाचूर हो गया। पल भर में यह बादलों तक पहुंचने वाली एक अलग थलग चोटी में बदल गई। पूर्वी तैरता हुआ प्राणी प्रकट हुआ। सफेद लोमड़ी ने अपने पंजे आपस में जोड़कर फिर से कहा, यह पर्वत पूर्वी दिशा में तैरता हुआ है, एक मानव जाति है, विद्यालय। जैसे ही सफेद लोमड़ी की आवाज धीमी हुई, पत्थर की मूर्ति ने मन ही मन बुदबुदाया, तुम श्वेत लोमड़ी सचमुच काफी सक्षम हो। मुझे याद है कुछ दिन पहले उदय ने मुझे एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि वह मानव जाति में गुप्त रूप से काम कर रहा है। स्कूल। वह स्कूल बिल्कुल पूर्वी तैरते हुए द्वीप जैसा लग रहा था। सफेद लोमड़ी ने राहत की एक हल्की सांस ली। पत्थर की मूर्ति ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया था। इस दुनिया में नियम बहुत सरल थे। जंगल के कानून के अलावा यदि किसी के पास कौशल है तो उसे जीवित रहने का एक सुनहरा अवसर भी मिल सकता है। पूर्वी क्षेत्र भी छोटा नहीं है। फिर से भविष्यवाणी करो, मेरे शंख परिवार के सदस्य की हत्या किसने की? पत्थर की मूर्ति ने दोबारा आदेश दिया। सफेद लोमड़ी का दिल सिकुड़ गया और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। प्रभु को सूचित करना है कि इस नन्हे बच्चे की भविष्यवाणी बहुत विस्तृत नहीं हो सकती। अगर मैंने स्वर्ग के रहस्य उजागर कर दिए तो मेरी जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। हालांकि सफेद लोमड़ी पत्थर की मूर्ति से डरती थी, लेकिन चूंकि यह उसके जीवन से जुड़ा था, इसलिए उसे अपने अस्तित्व के लिए अवसर की एक झलक पाने के लिए लड़ना पड़ा। स्वर्गीय दंड, आगे बढ़ो और कार्रवाई करो। मेरे यहाँ रहते हुए स्वर्गिक मार्ग भी तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पत्थर की मूर्ति की आवाज ठंडी थी। पल भर में ही उसने एक साम्राज्य का निर्माण कर दिया। उस क्षेत्र के भीतर स्वर्गीय मार्ग को दबा दिया गया था और यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के तल की इच्छा भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकी। उस पत्थर की प्रतिमा में असीम दैवीय शक्तियां थीं। यह अमर सारस और सूर्याश के स्तर से कहीं अधिक था। सफेद लोमड़ी थोड़ी हिचकिचाई और धीरे से बोली, यह। पत्थर की मूर्ति ने ठंडी आवाज में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यह छोटा बच्चा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। सफेद लोमड़ी ने अपना हौसला बढ़ाया और इस बार पत्थर की मूर्ति पर भरोसा करने का फैसला किया। इसने दोबारा भविष्यवाणी की। इसका मकसद हत्यारे के ठिकाने का पता लगाना था,
कर्म रेशम की तरह धागों की तरह होता है। जब तक किसी ने कर्म के मार्ग को पूर्णतः सिद्ध न कर लिया हो या वह भाग्य का उत्तराधिकारी न हो, तब तक वह इसकी दिव्य शक्ति से बच नहीं सकता। सफेद लोमड़ी ने जादू किया। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। तेज हवा के झोंके चल रहे थे, जिससे सफेद लोमड़ी के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए थे। स्वर्गिक रहस्यों में बिना सोचे समझे झांकने से निश्चित रूप से स्वर्गिक दंड मिलेगा। किसी कारणवश पूर्वजों की वह चेतावनी सफेद लोमड़ी के दिमाग में गूंजती रही। यह लगातार गूंजती रही। पत्थर की मूर्ति ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। स्वर्गीय दंड। पत्थर की मूर्ति ने धीरे से आह भरी। ठंडी हवा थम गई और अमर गुफा में अब कोई हलचल नहीं थी। मैं जहां हूं, मैं ही स्वर्गीय मार्ग हूं, जो हजारों नियमों को नियंत्रित करता है। स्वर्गीय मार्ग का क्या होगा? जब वह हमसे टकराएगा तो उसे भी पीछे हटना पड़ेगा। पत्थर की मूर्ति की आवाज से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। उनके शब्द ही कानून बन गए। एक प्राचीन संत इससे अधिक कुछ नहीं थे। सफेद लोमड़ी को राहत महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे उसके मन में मौजूद पूर्वजों की चेतावनी भी मिटती जा रही थी। उसके सामने मौजूद प्रेत आकृति संकुचित हो गई, मानो उसने हत्यारे के ठिकाने पर नजर गड़ा दी हो। बस अब और नहीं। सफेद लोमड़ी ने धीरे से कुछ बुदबुदाया। अचानक खून के रंग का एक बड़ा हाथ हवा में तेजी से आया, सफेद लोमड़ी की गर्दन पकड़ ली और उसे एक जोरदार आवाज के साथ तोड़ दिया। सफेद लोमड़ी की आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। आखिरकार वह यिनयान क्षेत्र की एक शक्तिशाली हस्ती थी। भले ही उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया हो, उसकी चेतना किसी तरह बच गई। स्वर्गीय रहस्यों में जल्दबाजी में झांकने से निश्चित रूप से स्वर्गीय दंड मिलेगा। सफेद लोमड़ी के मन में पूर्वजों की चेतावनी एक बार फिर गूंज उठी, गंभीर और राजसी, जिसकी अवहेलना करना असंभव था। सफेद लोमड़ी के मुंह के कोने से चमकीले लाल खून की एक पतली धार बह निकली। पूर्वजों, हम गलत थे। इतना कहने के बाद सफेद लोमड़ी की आत्मा उड़ गई और उसकी आत्मा बिखर गई और उसका भौतिक शरीर राख में बदल गया। स्वर्गीय दंड का अर्थ यह आवश्यक नहीं है कि वह बिजली की आपदा ही हो। यह एक कपटपूर्ण अभिशाप भी हो सकता है। कितनी गुस्ताखी! मेरे सामने किसी को मारने की हिम्मत कौन करता है? पत्थर की मूर्ति क्रोधित थी। उसने सफेद लोमड़ी से उसकी रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन अंत में भविष्यवाणी विफल हो गई और एक खून से सने हाथ ने उसे मार डाला जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ था। यदि यह हाथ नष्ट न हुआ होता तो इन राक्षसों के समूह के सामने महाराज की क्या स्थिति होती? पत्थर की मूर्ति की हथेली नीचे गिरी, मानो वह खून से सने हाथ को कुचल देना चाहती हो। लेकिन खून से सने हाथ ने अपनी हथेली पलटी और पत्थर की मूर्ति की छाती पर प्रहार किया। पत्थर की मूर्ति का शरीर पीछे की ओर उड़कर अमर गुफा की दीवार से टकरा गया। उसने थोड़ा सा खून उगला और उसके मुंह के कोने से 7 रंगों का खून बहने लगा। पत्थर की मूर्ति की आंखों से दिव्य प्रकाश संघनित हुआ, जो दिव्य प्रकाश की 2 किरणों में परिवर्तित होकर रक्त के रंग के हाथ पर पड़ा। रक्त के रंग के उस हाथ ने लगातार 2 बार प्रहार किया और उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। दिव्य प्रकाश के पहुंचने से पहले ही वह स्वतः विलीन हो गया। पत्थर की मूर्ति फिर से उठ खड़ी हुई। उसकी छाती में हल्का दर्द हो रहा था। हालांकि खून से सने हाथ के आखिरी प्रहार से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उसमें एक राजसी इच्छा शक्ति का स्पष्ट एहसास हुआ।